अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कॉमन है। काफ़ी चीज़ें उनमें तदरीस का जो आपका टॉपिक है, तदरीस का जो सबक है, तदरीस का जो सिलेबस दिया गया है, ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम है। कुछ चीज़ें हैं जो थर्ड ग्रेड के सिलेबस में थोड़ी एक्स्ट्रा है। बाकी रीड का मेंस का जो सिलेबस है उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है। बाकी सेकंड ग्रेड का सिलेबस उसमें क्या है, कॉमन है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वह है तदरीस ज़बान की मुश्किलात और तदरीस ज़बान की दुश्वारियाँ। यानी कि ज़बान को सीखने के लिए क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती है टीचिंग के दौरान, और बच्चों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या दुश्वारियाँ बच्चों में हो सकती है, किन प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है और किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी जानेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, छोटी ही क्लास है, ठीक है। और इस चीज़ के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि तदरीस से मुतालिक कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, कैसी कैसी दुश्वारियाँ, कैसे मुश्किलात आती हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और तदरीस का जो आपका टॉपिक है उसको क्या करेंगे, हम ख़त्म करेंगे। यानी इसके बाद तदरीस का कोई भी टॉपिक आपका ड्यू नहीं रहेगा, चाहे वो थर्ड ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का, कोई भी इसमें काम नहीं आएगा। हालांकि ये जो टॉपिक है तदरीसी ज़बान की मुश्किलात सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थर्ड ग्रेड के सिलेबस में ही है, ठीक है। तो आप फिर भी इसे देखें ताकि अंदाज़न आपको कोई सवाल घूमता फिरता कहीं से इससे राउंड अप में, इसे अटैचमेंट में कोई सवाल आ जाए तो आप उन सवालों को आराम से हल कर सकें। चलिए अब बातों को और आगे बढ़ाने से पहले, कल एक फरमाइश आई थी, कल नहीं मतलब परसों वाली क्लास में फरमाइश आई थी कि सर कोई गज़ल सुना दीजिए, है ना। गज़ल को लेकर फरमाइश आई थी। तो गज़ल मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में गज़ल सुनाई जाएगी, लेकिन कल वाली क्लास में मैं गज़ल सुनाना भूल गया था और वैसे मुझे बहुत सारी गज़ल याद है भी नहीं। तो एक निदा फाज़ली साहब की एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल है जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपको सुना दी जाए। तो आज की क्लास की शुरुआत हम क्या करेंगे, प्यारी सी गज़ल से करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हम क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। गज़ल को इस तरह है। किसी भी शहर में जाओ कहीं क़याम करो, किसी भी शहर में जाओ कहीं क़याम करो, कोई फ़ज़ा कोई मंज़र किसी के नाम करो। किसी भी शहर में जाओ कहीं क़याम करो, कोई फ़ज़ा कोई मंज़र किसी के नाम करो। दुआ सलाम ज़रूरी है शहर वालों से, दुआ सलाम ज़रूरी है शहर वालों से, मगर अकेले में अपना भी एहतराम करो। हमेशा अमन नहीं होता फ़ाख्ताओं से, फ़ाख्ता कहते हैं डव, जानते ना, हाँ, जो सफ़ेद कबूतर होता है जो अमन का पैगाम देता है। हमेशा अमन नहीं होता फ़ाख्ताओं से, कभी कभार उकाबों से भी कलाम करो। उकाब कहते हैं बाज़ को जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, कलाम कहते हैं बातचीत करने को। हमेशा अमन नहीं होता फ़ाख्ताओं में, कभी कभार उकाबों से भी कलाम करो। हर एक बस्ती बदलती है रंग रूप कई, हर एक बस्ती बदलती है रंग रूप कई, जहाँ भी सुबह गुजारो उधर ही शाम करो, जहाँ भी सुबह गुजारो उधर ही शाम करो। खुदा के हुक्म से शैतान भी है आदम भी, खुदा के हुक्म से शैतान भी है आदम भी, वो अपना काम करेगा तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेगा तुम अपना काम करो। काफ़ी सारे मेरे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं कि मैंने गज़ल किसके लिए सुनाई है, क्या सोचकर सुनाई है और ख़ास तौर पे किन के लिए सुनाई है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे गज़ल, इसलिए मैंने पढ़ दी और बहुत रिदमेटिक लिखी गई है बहुत अच्छी और शानदार बैर के साथ, और बहुत ही अच्छी लय में इसको गाया भी जा सकता है। बहुत अच्छी गज़ल लिखी है। तो गज़ल सुनाना हमारा मकसद नहीं है, मकसद हमारा पढ़ाना है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने आपको सुना दी। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो वर्ड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और अगर मेरी सड़ी आवाज़ आपको पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फ्लो में पढ़ देता हूँ पूरी। किसी भी शहर में जाओ कहीं क़याम करो, कोई फ़ज़ा कोई मंज़र किसी के नाम करो,
दुआ सलाम ज़रूरी है शहर वालों से, मगर अकेले में अपना भी एहतराम करो। हमेशा अमन नहीं होता फाख्ताओं में, कभी कभार उकाबों से भी कलाम करो। हर एक बस्ती बदलती है रंग रूप कहीं, जहाँ भी सुबह गुजारो उधर ही शाम करो। खुदा के हुक्म से शैतान भी है आदम भी, वो अपना काम करेगा तुम अपना काम करो। वो तुम्हें बहकाएगा कि ठीक है पढ़े वढ़े छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ा पढ़े वढ़े में, लेकिन अपने को पढ़ाई करते रहना है। शैतान कितना ही बहकाए कितना ही बरगलाए, हमें अपने काम को बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत के साथ अंजाम देना है और इंशाल्लाह सिलेक्शन को हासिल करना है। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तदरीसी ज़बान की मुश्किलात। एक चैप्टर पढ़ाने में, तदरीस करने में, शिक्षण की प्रक्रिया में किन किन दुविधाओं की, किन किन रुकावट, कौन कौन सी दुविधाएं आती है, कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी बाधाएं आती है, उनके बारे में बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह दुनिया की दूसरी ज़बानों की दर्स व तदरीस में मुश्किलात दरपेश यानी सामने आती हैं, उसी तरह उर्दू ज़बान की तदरीस में कुछ मुश्किलात का सामना होता है, जो तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा रुकावट का सबब बनती हैं। जो परेशानियां दूसरी भाषाओं में आती है वही परेशानी उर्दू में भी आती है। इसमें कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं या एक दो चीज़ें कम हो सकती हैं। ज़बान के मसले की पेचीदगी के फलने और फूलने की बहुत सी वजूहात हैं। इनमें सबसे अहम वजह मुल्क के इंतज़ामी तबक़े, तालीम याफ्ता मुआशरे की अंग्रेज़ी नवाज ज़हनीत है। मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन में रंगे हुए इस तबक़े की अपनी खुदगर्ज़ी छुपी हुई है। इससे उर्दू और दूसरी ज़बानों की तरक्की में रुकावट पैदा हुई है। ज़बान की तदरीस एक मसला बनकर उभरी है। ज़बान की तदरीस के मसाइल दर्ज झेल हैं। अब कौन कौन सी मसाइल, कौन कौन सी परेशानी आती है, बारी बारी इन सबको स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। कहने का मकसद ये है, उर्दू ज़बान की जो रुकावट आई है, परेशानी की, उर्दू ज़बान यानी ज़बानों को फ़रोग़ नहीं मिलने की जो वजह है, उसमें सबसे बड़ी वजह क्या है? मगरबियत। क्या है? वेस्टर्न कल्चर। आप मोबाइल ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, मैगज़ीन ले लीजिए, दूसरे कोई भी काम ले लीजिए, सब जगह अंग्रेज़ी को सब जगह राइज किया गया है और इसी वजह लोगों का रुझान अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है और दीगर ज़बानों को क्या मिलने लगा है, उनसे नुकसान होने लगा है, लोगों की तरफ मुतवज्जो कम हुए हैं। ठीक है, तो कैसी कैसी मसलाएँ हैं, कैसी कैसी परेशानियाँ हैं, बारी बारी जानते हैं। पहला मसला है, पहली रुकावट है ज़रिए तालीम का मसला। ज़रिए तालीम का मसला कि तालीम का ज़रिया क्या है, किसके द्वारा तालीम, किस तरह शिक्षा दी जा रही है, इसलिए भाषा को सिखाने में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आज मुल्क में मुख्तलिफ़ ज़बानें राइज हैं और मसला ये है कि किसी ज़बान को ज़रिए तालीम बनाया जाए, कि किस ज़बान को ज़रिए तालीम बनाया जाए। कई जगह लिसानी फसादात भी हुए हैं। ज़बानों के झगड़ों ने एक मराआत याफ्ता तबका पैदा कर दिया है, जिसने अंग्रेज़ी का सहारा लेकर आवाम पर अपनी हाकमियत कायम कर रखी है। हर देश की, चीन जाओ तो चाइनीज़ है, अमेरिका जाओ तो अमेरिकन है, यानी हर देश की एक प्रॉपर एक भाषा होती है, एक प्रॉपर एक लैंग्वेज होती है। उसी लैंग्वेज में उस देश की सारी तालीम उसी ज़बान में कराई जाती है। लेकिन हिंदुस्तान एक बहुत ही, क्या कह सकते हैं, विभिन्न चीज़ों से भरा हुआ, विविधता में एकता वाला हमारा देश। यहाँ पर ज़बान अलग है, कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, भौगोलिक दृष्टियाँ अलग अलग है, बहुत चीज़ें अलग अलग यहाँ पाई जाती है। इसलिए आज तक फैसला नहीं हो पाया है कि कौन सी ज़बान फ़िक्स रखी जाए कि उसकी सारी किताबें, सब चीज़ें एक ही लैंग्वेज में करी जाए। अब हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग किताबें चलती है और हर स्टेट में अलग अलग ज़बानों में ही उनका पढ़ाने करने का सिस्टम चला आता है। हालांकि हिंदी ज़बान में सबसे ज़्यादा किताबें पाई जाती है, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान को बहुत ज़्यादा तक़वियत है, बहुत ज़्यादा मजबूती है और हर जगह अंग्रेज़ी ज़बान ही इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ज़्यादातर किताबें आजकल अंग्रेज़ी में आती है। हाई क्लासेस जो भी होती है एग्ज़ाम, सब अंग्रेज़ी में ही ज़्यादातर हुआ करते हैं। दूसरा है राब्ता ज़बान का मसला। राब्ता कहते हैं ताल्लुक़ करने को। ज़बान की तदरीस का दूसरा मसला राबिता ज़बान का है। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दरमियान राब्ते की ज़बान क्या है। हर तालिब इल्म को कितनी ज़बानों का इल्म होना चाहिए ताकि वो मुल्क के दूर दराज हिस्से में भी अपना राब्ता कायम कर सके। एक बच्चा मुल्क में रहता है, जिस मुल्क में जहाँ रहता है, जिस स्टेट में रहता है, तो उसके लिए बड़ा मसला क्या आता है? ज़बान का, राब्ता का, कॉन्वर्जेशन का, बातचीत का मसला आता है उसके सामने। अगर वो राजस्थान में है तो ज़ाहिर सी बात है मारवाड़ी बोलता है, राजस्थानी बोलता है। अब वो असम जा सकता, असम नहीं जा सकता, अब वो बेंगलोर नहीं जा सकता, वो कर्नाटक नहीं जा सकता। ठीक है, वो दूसरे स्टेट जाएगा तो क्या करना होगा? वहाँ के लोग उसकी भाषा समझेंगे नहीं, तो उनके बीच में एक मध्यस्थता करने के लिए एक ऐसी ज़बान होनी चाहिए, जो ऐसी ज़बान वो दोनों लोग जानते हों।
तो उस ज़बान की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं लोग, उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी। इसलिए ज़्यादातर अंग्रेज़ी को हर जगह क्या दिया गया है, प्रमोट किया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इलाक़ाई ज़बानों की हैसियत। तीसरा मसला ये है कि कौमी सतह पर इलाक़ाई ज़बानों की हैसियत क्या है, इनका आपस में तबादला कैसे होता है। बच्चों की ज़बान की तालीम। स्कूलों में बच्चों को कितनी ज़बानें सिखाई जानी चाहिए, ये सवाल भी अहम है। कुछ कमीशन ने 2 और किसी ने 3 ज़बानें पढ़ाने की बात कही है। कोई आयोग बैठता हो तो कहता है कि बच्चों को 2 भाषाएं आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। कोई कहता है बच्चों को 3 आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश के अलावा TL एक थर्ड लैंग्वेज और दे दी जाती है, जिसमें कोई बच्चा उर्दू लेता है, कोई संस्कृत लेता है और दूसरी ज़बानें बच्चे ले सकते हैं। तो सबके अलग अलग इख्तलाफ इसमें पाए जाते हैं। NCF 2005 का मुताला करें तो किसी भी ज़बान के तदरीस के लिए जो रहनुमा उसूल बनाए गए हैं, स्कूलों में उन पर अमल ही नहीं किया जा रहा है। उनके मुताबिक तमाम दर्जात के तलबा की मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ा तदरीस और हिकमत अमली के ज़रिए नशोनुमा करनी चाहिए। उर्दू ज़बान के सामने एक और मसला दरपेश है जिसको माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी से दूरी या अदम तवज्जुही के तौर पर देखने और समझने की कोशिश की है। और उर्दू ज़बान पर आए दिन ये इल्ज़ामात आयद होते रहते हैं कि इस ज़बान ने अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग नहीं किया है, जबकि आज उर्दू ज़बान को तकनीकी तालीम से जोड़ने की सख्त ज़रूरत है ताकि तलबा का रुझान और उर्दू ज़बान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हो सके और उर्दू ज़बान का हर एक तालिब इल्म की ज़रूरत बन जाए। पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे बात को। एक और ख़ास पहलू ये है कि ज़्यादातर स्कूलों में तमाम तलबा को उर्दू ज़बान की किताबें सही वक्त पर मुहैया नहीं हो पाती हैं। 4-6 महीने बग़ैर किताबों के ही निकल जाते हैं और उसके बाद किताबें मिल भी जाएं तो तलबा में वो रुझान बाकी नहीं रहता कि बच्चे अपनी मादरी ज़बान की किताब को सही तौर पर मुकम्मल भी कर सकें। ये थी दोस्तों सबसे बड़ी मुश्किलात। अब मैं इसको बिल्कुल 2-4 लाइन में बात को समझाना चाहूँ अगर आपको, तो असल मुद्दा और असल परेशानी क्या है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं ज़्यादातर सब उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू समझने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहता, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, किसी की हिमायत नहीं करता, तो किसी का विरोध भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी संगठन ने या हमारे तालीमी निज़ाम ने, हमारी शिक्षा नीतियों ने उर्दू ज़बान को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग खुद हैं। हम लोग में आप लोग भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ। हालांकि मैं अपनी तरह कोशिश कर रहा हूँ इस ज़बान को अच्छी जगह लेकर आने की, लोगों में इस ज़बान को पकड़ रखने की, लोग इस ज़बान से इंटरेस्ट लें, खुशी से सीखें, इस ज़बान को समझने की, ज़बान को थामे रहने की हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमने इस ज़बान को सीखा है, हमने इस ज़बान को जाना है सिर्फ़ इसलिए कि हम किसी तरह एक शॉर्ट तरीके से कहीं ना कहीं जाकर जॉब लग जाएं, बल्कि ये नहीं कि हम इस ज़बान को फ़रोग़ दें, इस ज़बान को बढ़ाएं। हर तरह से ज़बान को पिछड़ेपन की शिकार होती जा रही है। आप खुद जानते हैं जगह जगह आज भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल ऐसी हैं जहाँ टाइम पे ना तो किताबें मिल पाती है, ठीक है। आप नेट सर्च कर लें, आप यानी मैं कह सकता हूँ कि उर्दू ज़बान के साथ तो बहुत ही ज़्यादा विश्वासघात किया गया है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में उर्दू ज़बान। आप नेट पे चेक कर लें, आप गाइड चेक कर लें, आपको बहुत कम कंटेंट मिलेगा, नेट पर कुछ नहीं मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दूसरी ज़बानों में भर भर के कंटेंट पड़े हैं। गाइड की बात करें तो बराबर गाइड नहीं है, स्कूल में जाएँ तो बराबर किताब नहीं है, मैनेजमेंट की बात करें तो उर्दू के टीचर नहीं है। घर वालों को देखो तो ये सोचते हैं नहीं बच्चा उर्दू पढ़ेगा आगे जाकर फंस जाएगा, उर्दू ज़बान आगे जाकर क्या काम आएगी, घर वाले प्रमोट नहीं करते हैं, बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो यानी वो बच्चों में इंटरेस्ट दिलाने की, ज़बान को सिखाने की, समझाने की ज़रूरत हम लोगों को है, जो लोग उर्दू जानते हैं। हम लोग ही इससे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आने वाली नस्लों को ये चीज़ आगे नहीं दे पाएंगे। और दूसरी और बहुत ही मेरे सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा नोटिस की है, आज भी मैं जितने भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं जो सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की तैयारियाँ कर रहे हैं, उनसे भी जब कभी बात होती है और कभी कहते हैं सर हमने नोट्स बनाए हैं, हमारे नोट्स बहुत अच्छे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कुछ गाइड्स बताइए ताकि हम कुछ उससे पढ़ाई कर सकें। वो जो नोट्स बनाते हैं दोस्तों, वो नोट्स किस में बनाते हैं? हिंदी में। किस में लिखते हैं? हिंदी ज़बान में। पढ़ रहे हैं उर्दू लेकिन लिखते किस में? हिंदी के अंदर पूरा। जब मैंने पूछा हिंदी लिखने की वजह क्या है तो सभी का एक ही जवाब है। मैं एक बच्चे को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, किसी एक कैंडिडेट को, किसी एक साथी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा कि उसने ऐसी गलती की। सभी ने एक ही जवाब दिया था, सर हिंदी फटाफट लिखने में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमने उर्दू से मोहब्बत रखी ही नहीं,
हमने कोशिश की नहीं, हमने प्रैक्टिस की नहीं, और जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात स्पीड आएगी भी नहीं। फिर मैं पूछता हूँ हिंदी क्यों लिखी है, तो दूसरा जवाब सर ये फटाफट पढ़ने में आ जाती है, उर्दू पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। अरे गंदे अल्फाज में ये बोलूँ तो थोड़ी शर्म करो, जब आपको ही पढ़ने में तकलीफ आ रही है तो फिर बच्चे क्या करेंगे? आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे? आप टीचर बनकर जाओगे, आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे? आपके तो हमें पढ़ने में तकलीफ हो रही, तो जाहिर से बच्चों क्या पढ़। हाँ मानता हूँ तकलीफ में ये हो सकता है आपको लफ्ज़ बराबर नहीं आते हो, आप उसका उच्चारण सही नहीं कर पाते हो, आपका प्रोनाउंस सही नहीं हो, आप लफ्ज़ों को कुछ का कुछ पढ़ देते हो, आपको पढ़ने में अटकल महसूस होती है, आप पढ़ते पढ़ते अटकते हो। लेकिन कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ होती है, आप सुधार करें, नेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, यूट्यूब देखें, बहुत से चैनल हैं, बहुत सी किताबें हैं, आप कहीं ना कहीं टटोलेंगे, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, मुझसे पता करेंगे, कमेंट लिखेंगे, तो कोई ना कोई आपको दुरुस्त करेगा। आप खुद अपने आप को दुरुस्त कर सकते हो जिस तरह मैंने किया है। ठीक है, मुझ पर कोई स्पेशल कोई उस्ताद नहीं थे, और मैं भी बिल्कुल सरकारी जो होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ जहाँ पर उर्दू के टीचर होते ही नहीं थे। मैंने सिर्फ 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास तक ही उर्दू पढ़ी है, उसके बाद जितनी भी क्लासेस आगे पढ़ी है सब सेल्फ स्टडी करके ही मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, तो ऐसे टीचर हमें भी कुछ नहीं मिले थे, लेकिन जब सुधार की बात आती है तो हम खुद अपने आप को एनालाइज करते जाते हैं, और जब किसी से मोहब्बत होती है, किसी ज़बान से मोहब्बत होती है, तो हम अपने आप में और ज़्यादा सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक जो उर्दू ज़बान आप जानने वाले हैं, जब तक आप उर्दू को पसंद नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उर्दू आने वाली नस्लों में नहीं पहुँच पाएगी। और अगर आपका मकसद सिर्फ यही है कि नहीं हमें तो उर्दू सिर्फ इसलिए पढ़नी है कि एक शॉर्ट तरीका है, इसका सिलेबस कम है, यूँ है वो है, हमें तो जॉब हासिल करनी है बस, बाकी भली कुछ ही करो, बाकी दुनिया भाड़ में जाओ, तो जाहिर सी बात है इस ज़बान का आगे कुछ होने वाला नहीं है। और जिस चीज़ के साथ आप ईमानदार नहीं हैं, जिस चीज़ के साथ आप ईमानदार नहीं है वो चीज़ आपको कभी भी फलाएगी नहीं। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि वो चीज़ फड़े को नहीं, वो चीज़ फड़े को नहीं, तो बिल्कुल वो चीज़ फलेगी नहीं, वो चीज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी जो फ़ायदे की आप उम्मीद रखते हैं। भले ही आपने बहुत मेहनत की है, सब कुछ की है, लेकिन जिस चीज़ के साथ फिर आप गद्दारी करेंगे तो वो चीज़ आपके साथ गद्दारी पर उतर जाएगी। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सही, कहीं ना कहीं उसका नुकसान ज़रूर आपको होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस ज़बान से जितनी मोहब्बत मैं रखता हूँ आप भी उतनी मोहब्बत रखें इस ज़बान से, ताकि ज़बान को आगे बढ़ाने का बीड़ा जो मैंने उठाया है आप उसके साथ साथ कोशिश करें। ठीक है, मुझसे जितना बन पड़ता है, जितनी मैं टाइम, मेरे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा किल्लत रहती है, बहुत ही ज़्यादा मेरा शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए क्लासेस लेकर आता रहूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता हूँ। ये नहीं कहता हूँ अब सबसे ज़्यादा देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं नहीं मानता, लेकिन जितनी ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आप तक वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो आगे भी इसी तरह लाता रहूँगा। तो दोस्तों वो तो थी तदरीस की मुश्किलात। क्या तदरीस में मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, तो कोई एक ज़बान नहीं है जिसमें कायम किया जा सके। दूसरा, अंग्रेज़ी ज़बान को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है, और उर्दू ज़बान के लिए तो क्या मुश्किलात हैं। हमारे साथी आजकल ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ते वक्त हिंदी में लिखते हैं, तो इस ज़बान में क्या ही आगे बढ़ोतरी होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों तदरीसी ज़बान की दुश्वारियाँ। किसी भाषा को पढ़ाने में, किसी विषय को पढ़ाने में कैसी कैसी दुश्वारियाँ आती है, उन दुश्वारियों को बीमारियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमारियाँ। ये बीमारियाँ एक तरह की सारी, इनमें टोटल मैंने 10 बीमारियों का नाम लिखे हैं। 3 जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल अक्सर बनते रहते हैं, तो आपको 3 नाम तो याद रखने ही रखने। बाकी 7 अगर आपको अंदाज़े भी रह जाए तो ठीक है, बाकी 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट वाले उसको मैंने येलो कर दिया है, मैं आपको बता दूंगा जहाँ जहाँ पर उनका नाम आएगा, वो 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। चलिए बारी बारी देख लेते हैं एक बार। तदरीस ज़बान की मुश्किलात या उर्दू ज़बान के तदरीस के मसाइल, ज़बान से मुतालिक चंद आमोजिशी दुश्वारियाँ मंदरजा झेल है। आमोजिश कहते हैं अधिगम को। अरे तदरीस में 2 ही चीज़ें होती हैं, आमोजिश और अर्जन। आमोजिश और अर्जन, आमोज यानी सीखना, अर्जन यानी सीखा। आमोजिश सिखाना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, बच्चे ने क्या सीखा है, उसने क्या अर्जित किया है, आमोजिश। ठीक है, उसको तहसील कहते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन सी दुश्वारियाँ आती है, कौन कौन सी कठिनाई आती है? पहली कठिनाई है दोस्तों डिस्लेक्सिया। क्या है डिस्लेक्सिया? उर्दू नहीं पढ़ना आती है तो सामने इंग्लिश में लिखा है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में नहीं आती है तो कोई इलाज नहीं आप लोगों का। डिस्लेक्सिया एक वसी इस्तिलाह है जिससे मुराद पढ़ने की ख़राबी है। अगर आपने एक लाइन और एक वर्ड याद कर लिया तो मैं समझता हूँ इससे बाहर सवाल आपका आने वाला नहीं है। इस पूरे वीडियो में सिर्फ 3 सवाल ही आपसे या 4 सवाल ही बनेंगे। पहला सवाल यही है कि डिस्लेक्सिया जो बीमारी है, डिस्लेक्सिया जो दुश्वारी है, वो किससे मुतालिक है? पढ़ने से, लिखने से, खेलने कूदने से, किससे संबंधित है? तो आपको बताना है डिस्लेक्सिया पढ़ने की खराबी है कि बच्चा इसमें पढ़ नहीं पाता है, इसमें पढ़ नहीं पाता। और जब पढ़ नहीं पाता है तो वो खराबी क्या कहलाती है? डिस्लेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्लेक्सिया।
सीखने के इस माजूरी में बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी होती है। अब आप कहेंगे सर पढ़ने की दुश्वारी क्या है, तो मैं डिटेल में समझा देता हूँ। क्योंकि वो बहुत से अल्फाज के हरूफ जैसे बी और डी में फ़र्क नहीं कर सकता। डिसलेक्सिया के शिकार बच्चे खुदा और जुदा के दरमियान फ़र्क नहीं समझते। वो खुदा लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, बच्चा पढ़ देता जुदा, और जुदा को पढ़ देता खुदा। डी को पढ़ देता बी, बी को पढ़ता है डी, 9 को पढ़ता है 6, 6 को पढ़ता है 9। ऐसी जो बीमारी है, ऐसी जो दुश्वारी को कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने ख़वानदगी से है। इसकी वजह से बच्चे को पढ़ने, लिखने, हिजा और बोलने में दुश्वारी होती है। वो अल्फाज और हरूफ की सही नकल नहीं कर पाता है। मसलन सीन और शीन में, जीम और जे में, खाफ और काफ में फ़र्क नहीं कर पाता है बोलने के लिहाज से भी, और लिखने में भी बी और डी को समझ नहीं पाता है। दूसरी बीमारी दोस्तों अप्रैक्सिया। क्या है? अप्रैक्सिया। ये एक जिस्मानी आरिज़ा है जिसकी वजह से एक शख्स पुट्ठों की नकल व हरकत जैसे कि लिखना, चलना, बोलना जैसी उम्दा महारतों में महारत हासिल नहीं कर पाता। इसका ताल्लुक हुर की महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आँखों के दरमियान राब्ता कायम नहीं कर पाता है। उसे पेंसिल पकड़ने, बटन लगाने और हाथों के तवाज़ुन में मुश्किल होती है। ये याद ना भी रहे तो चलेगा कि उससे ज़्यादा सवाल आते नहीं। डिसलेक्सिया से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं अभी तक, आपको याद रखना। अप्रेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा ना, क्या बोल सकते हैं उसको, ज्ञानेंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता है। इसमें हाथों की उंगलियों पर काबू नहीं कर पाता है। आपने देखे होंगे कुछ ऐसे टेढ़े बड़े बच्चे जो हाथ यूँ करके रहते हैं, ऐसे करके बड़ी मुश्किल से उंगली से कुछ चीज़ पकड़ पाते हैं, कर पाते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, ये कहलाती है अप्रेक्सिया। क्या है? अप्रेक्सिया। वो ना तो किसी चीज़ को ढंग से पकड़ पाते हैं, ना पेंसिल पकड़ पाते हैं, ना ग्लास पकड़ पाते हैं, सही ढंग से चल फिर नहीं पाते हैं। ऐसी जो बीमारी है, हालांकि अपंग नहीं हो, अपाहिज नहीं हो, लेकिन इस तरह की जो बीमारी है कि वो अपना में बैलेंस संतुलित नहीं है, ऐसे बच्चे की बीमारी को, इस कठिनाई को अप्रैक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रैक्सिया कहा जाता है। दूसरी है डिस्प्रैक्सिया, उसी का अपोजिट है, सेम वही है। ये अप्रैक्सिया की ही एक किस्म है जिसमें दिमाग को नुकसान पहुंचने की वजह से एक शख्स मालूमात को मुतहरिक सलाहियतों में महारत हासिल करने से कासिर होता है। एक शख्स वो हाथों और आंखों के दरमियान हम आहंग और तवाज़ुन कायम करने से कासिर हो जाता है। डिस्प्रैक्सिया अज़ाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम का आरिज़ा है जिसे हसीउल नज़माम की ख़राबी कहते हैं। नर्वस सिस्टम जानते हैं आप? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की खराबी क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अभी घूम फिर कर अप्रेक्सिया का ही एक रूप है। अप्रेक्सिया के ज़िमन में उसके निम्नलिखित और पार्ट्स हैं, उसके जो भाग है उसका एक भाग क्या है? डिस्प्रैक्सिया। और घूम फिर कर ये है कि बच्चे का तंत्रिका तंत्र संतुलित नहीं होता है, उस बीमारी को डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। बच्चे आँखें फेर लेते हैं, आँखों में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ को फोकस करके ढंग से देख नहीं पाते हैं, ठीक है, हाथ पैरों का बैलेंस सही नहीं कर पाते हैं, ढंग से खड़े नहीं रह पाते हैं। इस तरह की जो बीमारियाँ हैं डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अब है अफेजिया। क्या है? अफेजिया। ज़बान और मवासलात सीखने की माजूरी को अफेजिया कहा जाता है। इस तजुर्बे में मुब्तला तलबा को ज़बानी तौर पर सीखने और अपने ख़यालात का इजहार करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यह ख़राबी आमतौर पर दिमाग में किसी किस्म के नुकसान की वजह से पैदा होती है। इसका ताल्लुक़ लसानी महारतों, बोलना और बिलखुसूस तफ़हीम से होता है। अफेजिया का ताल्लुक़ किससे है दोस्तों? तफ़हीम से है, समझने से है। बच्चे की हुई बात का मतलब नहीं निकाल पाता और ना मतलब समझ पाता है, रवानी से नहीं बोल पाता है, अल्फाज के मानी नहीं बता पाता है, काम करने की हिदायत और उन पर अमल करने में नाकाम हो जाता है। ऐसी बीमारी क्या कहलाती है? अफेजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अफेजिया। यानी बच्चा ढंग से ना तो बात कर पाता है, और जो बात उसे कहते हैं वो ढंग से ना तो उसे बोल पाता है, ना इस बात को समझ पाता है। एक बच्चे बोलते बेटा पानी लेकर आ, तो बोलता है क्या लाऊं पानी, फिर भूल जाता है, फिर दिमाग से निकल जाता पानी क्या होता है। फिर से तो पानी लेकर आ, हाँ अभी जा रहा हूँ। वो जाएगा पानी, कहीं जाएगा, बाहर निकलेगा, वहाँ जाकर भूल जाएगा उसको क्या लेकर आना था। ऐसे जो बच्चे बिल्कुल मानसिक संतुलन खत्म हो जाता है जिनका, उनको अफेजिया बीमारी से वो क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। अफेजिया बीमारी से ग्रसित होते हैं। अब है डिस्फेजिया, ये उसी के ही ज़मन में उसी का एक पार्ट है। दिमाग को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से
बातचीत करने में जुज़वी या मुकम्मल नाकामी को डिस्फेजिया कहा जाता है। दिमाग में एक तरह की खराबी हो जाती है, उस खराबी से ही बच्चा वो सारी चीज़ों में असंतुलित हो जाता है। अब दिमाग में बहुत तरह की खराबियाँ हो सकती है, बहुत बीमारियाँ हो सकती है। अलेक्सिया, आपने सुना होगा कभी कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा होता है, कोई बच्चा शरारत कर रहा होता है, टीचर चिल्लाता है तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या कहते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? जबकि उसका दिमाग खराब नहीं होता है, वो ऐसी हरकतें ऐसी करता है कि दिमाग खराब उसका लगता है। तो इसलिए दिमाग की खराबियों से करने वाले लक्षणों को, दिमाग के खराब होने से करने वाले बच्चों को, उन हरकतों को उन बीमारियों में गिनाया जाता है। तो टीचर गुस्से में झल्ला कर बात करता है कि दिमाग खराब है क्या, ऐसी हरकतें कर रहे हो? यानी वो काम तो, ये जो काम तुम कर रहे हो ये तो वो बच्चे करते हैं जिनका दिमाग खराब होता है, जिनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी होती है। क्या तुम में वो बीमारी है क्या? तब तो आराम से करो, लेकिन तुम दिखते तो भले चंगे हो और इसके बाद ऐसी हरकतें करते हो। तो ऐसे दिमाग खराब वाले बच्चे मैंने बहुत सारे झेले हैं। अगली बीमारी दोस्तों अलेक्सिया। क्या है अलेक्सिया? दिमाग को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से पढ़ने से कासिर होना अलेक्सिया कहलाता है। दिमाग की खराबी होने की वजह से बच्चा ढंग से पढ़ ना पाए, वो अलेक्सिया कहलाती है। अब मैंने क्या बताया? डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया इसी का ही पार्ट है, इसी की ज़मीन में आता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल डिसलेक्सिया से ही पूछे जाते हैं। इसे लफ्ज़ी अंधापन या मतन का अंधापन या बसरी अलेक्सिया भी कहा जाता है। सीखने की माजूरी जैसे कि अफेजिया और डिस्ग्राफिया भी अलेक्सिया की वजह से मुमकिन है, लेकिन हर हालत में ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 2 मैंने रेड किए हैं, 2 मैंने येलो किए हैं, इसका मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। जिस तरह डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट है, इस तरह ये दोनों भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, इनको भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है डिस्ग्राफिया। क्या है डिस्ग्राफिया? आराम से याद रह जाएगा आपको। इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने की तहरीर से होता है। इसकी वजह से हरूफ, अल्फाज और जुमलों को लिखने में बच्चा और ख़यालात को मुनज़्ज़म करने में मुश्किल होती है। डिसलेक्सिया में बच्चा क्या नहीं कर पाता है? पढ़ नहीं पाता है। डी को बी, वी को डी पढ़ता है। ठीक है, खुदा को जुदा, जुदा को खुदा पढ़ता है। इसी तरह डिस्ग्राफिया में क्या होता है? बच्चा लिख नहीं पाता है, एम को डब्ल्यू लिख देता है, डब्ल्यू को एम लिख देता है। ठीक है, तो ऐसी कमियां कब आती है? जब बच्चे में डिस्ग्राफिया रोग से वो क्या हो? ग्रसित हो। अगला है डिस्कैलकुलिया। नाम से ही आसान है, कैलकुलिया बना है कैलकुलेटर से, कैलकुलिया बना है कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर काम किसका आता है? गणित के काम में आता है। हिंदी अंग्रेजी में कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है ना। तो डिस्कैलकुलिया बना है कैलकुलेटर से। और डिस्कैलकुलिया बीमारी का मतलब है कैलकुलेटर से संबंधित, यानी गणितीय समस्याओं से संबंधित अगर किसी को बीमारी है तो वो बच्चा डिस्कैलकुलिया रोग से क्या है? ग्रसित है। ये सीखने की माजूरी है जिसमें बच्चों को रियाजी यानी मैथ्स को समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसे न्यूमलैक्सिया भी कहा जाता है। वर्ड्स को याद रख लेना, क्योंकि ये तीनों जो रेड ये किया है, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा। बाकी चीज़ें याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर आपको सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। इस दुश्वारी का ताल्लुक रियाजी और हिसाब किताब से है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में रियाजी के सवालात, वक्त के तसव्वुरात का ना समझ पाना और सिमतों के इस्तेमाल में भी उनसे अक्सर गलतियाँ होती हैं। अब देखो, अक्सर को मैंने पढ़ दिया कसरत, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, मतलब मैं बीमार आदमी हूँ। अगला है डिस्थीमिया। क्या है डिस्थीमिया? इसे शदीद तनाव की हालत कहा जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, टेंशन में। इस जहनीत के बच्चे की पढ़ाई पर मनफी असर पड़ता है, विपरीत। इसमें बच्चों की आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है। इस हालत में वो हमेशा सुस्त रहता है। डिस्थीमिया की हालत में शख्स की जहनी हालत हमेशा पस्त रहती है, यानी हमेशा वो बच्चा कैसा रहता? सुस्त रहता है। तो वो क्या है? डिस्थीमिया। कैसा है? डिस्थीमिया रोग से क्या है? ग्रसित है। अगली है डिस्फॉर्मिया। ये भी आप याद कर लेंगे आराम से। ये एक साइकोसिस है। ये क्या है? एक साइकोसिस, साइकोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें इंसान को ये वहम होता है कि उसके जिस्म के कुछ हिस्से बहुत छोटे या नामुकम्मल हैं। बहुत अजीब बीमारी है। वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का दूसरे लोगों से मुआवजा करना शुरू कर देता है। उससे उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे हालत में असातिज़ा को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी तदरीसी अमल को अपनाएं कि तलबा उर्दू ज़बान को दिलचस्पी से पढ़ने लगें। डिस्फॉर्मिया जो है दोस्तों, बहुत ही ख़ास बीमारी समझ सकते हैं, और ये बीमारी बहुत से बच्चों में होती भी है। कई बार क्या होता है, कोई बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं तो एक बच्चा दूसरे कहता है, ओए तेरे तो एक कान छोटा है, तेरा तो एक कान छोटा है, देखते हैं दूसरा कान बड़ा है।
तो क्या करेगा, कांच में जाकर देखेगा, उसे सही में लगने लगेगा, उसे सचमुच जैसे लगने लगेगा हाँ उसका एक कान छोटा है और दूसरा कान बड़ा है। उसे बार बार लोग टॉर्चर करेंगे तो उसको लगना लगेगा। कोई कहेगा देख तेरी एक आँख छोटी एक आँख बड़ी है, तो उसे बार बार फील होने लगेगा और दिन भर वो टेंशन में हीन भावना में जिएगा, एक हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा कि मेरी एक आँख छोटी है, मेरी एक आँख छोटी है, मेरी एक आँख छोटी। दिमाग में बस वही बात को गहन कर लेना, ये कहलाता है डिस्फॉर्मिया। क्या है डिस्फॉर्मिया? कि अपने शरीर के अंगों को छोटा बड़ा समझ लेना, उनमें कोई कमी मान लेना जो कि इसमें है नहीं, जो कि इसमें है नहीं, किसी तरह उपज गई है, और उसी बात पर दिन भर गौर फिक्र करना, उसी बात में अड़े रहना, ये उसकी पढ़ाई के लिए क्या है, मुज़िर है, बहुत ख़राब चीज़ है। उससे उसकी पढ़ाई क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसका दिमाग पूरा उसी में लगा रहता है कि मैं तो परेशान हूँ, मैं तो प्रॉब्लम में हूँ। ठीक है, तो ये बीमारी क्या कहलाती है, डिस्फॉर्मिया। तो ये 10 आपको याद रखनी है, 10 में से 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी याद ना रहे तो भी चलेगा। अब जो लाइन है 2-3 पेज और आपके खास उर्दू ज़बान की दर्स व तदरीस में मंदरजा झेल अहम तरीन मुश्किलात और दरपेश हैं। उर्दू ज़बान को पढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो परेशानी ये हैं सारी। ठीक है, उर्दू ज़बान ही मैं दूसरी ज़बान भी कहूँगा, अगर दूसरी भाषाएं भी कहूँगा, भाषाओं को पढ़ाने में अगर समस्या आती है, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने में समस्या आती है, तो समस्या सबसे ज़्यादा ये हैं। अगर इन समस्याओं को दूर कर दिया जाए तो बच्चा आसानी से अच्छी तरह से और बढ़िया पढ़ सकता है। कौन कौन सी है, बहुत छाँट के लिखिए, एक ही कर में क्या करेंगे, गौर करेंगे। सबसे पहला है दोस्तों, घर पर तालीमी माहौल का ना होना। अगर घर के पहले वाले लोग पढ़े लिखे नहीं है तो जाहिर सी बात है वो बच्चों को प्रमोट भी नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। बच्चा होमवर्क करने बैठेगा, अरे जा तू तो जा बकरी को चराने जा बाजार से दूध लेकर आ। वो जब पढ़ने लिखने बैठेगा उसको कोई ना कोई काम बता देंगे। तो घर पे जब माहौल ही नहीं पढ़ने का तो उसको पढ़ने का मौका बराबर नहीं मिलेगा। तलबा के तालीम के मुतालिक ज़ौक़ व शौक़ की कमी होना। कुछ बच्चों में पढ़ाई का शौक़ ही कम होता है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते हैं। पहला तो घर वाले दोषी, दूसरा बच्चा खुद दोषी, क्योंकि बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप क्या करते हैं, कार्टून लगा के यूट्यूब लगा के पकड़ा देते, ले बेटा कार्टून देख। वो दिन भर गेम वेम पता नहीं देखने में मस्त रहता, तो वो पढ़ाई कहाँ से करे, उसमें शौक़ आएगा कहाँ से पढ़ेगा, ये इसमें कमी है। तलबा के जहन का मुंतशिर और जहनी तौर पर परेशान होना। मुंतशिर कहते हैं टूटा हुआ बिखरा हुआ, टूटा हुआ बिखरा हुआ कहलाता मुंतशिर। तलबा के जहन का मुंतशिर और जहनी तौर पर परेशान होना। आजकल बच्चे का दिमाग कैसा है, टूटा हुआ बिखरा हुआ दिमाग, और दिमागी तौर पर परेशान रहते हैं बच्चे पहले से ही। ना जाने किस किस टेंशन में रहते हैं, ना जाने कौन से निब्बा निब्बी का उनसे कॉल आने वाला होता है। ठीक है, फ़ोन ले लेकर ना जाने किन की चीज़ों में उलझने लगे हैं। बच्चा आजकल बचपन से ही क्या रहने लगे, डिप्रेशन में रहने लगे। तलबा का कमज़ोर और कुंद जहन होना, कुंद जहन यानी कम दिमाग का होना, और मेहनत करने से कतराना। एक बच्चा कमज़ोर दिमाग का है और पढ़ाई से कतराता है, इस वजह से उसकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो सकती। असातिज़ा के तालीम व ताल्लुम के मुतालिक बेतवज्जोही होना। प्राइवेट स्कूल का तो मुझे पता नहीं, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट स्कूल का भी देखें तो बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन काफ़ी सारी स्कूलें ऐसी होती हैं जहाँ पर टीचर को लगता है अब जॉब लगे, अब क्या करना है, बहुत फाफड़े पीटते हैं, बहुत परेशान हुए, रात दिन जाकर पढ़ाई किए, खूब सारी शहजाद सर की क्लास देखी, दिमाग पकाने वाली, 2-2 घंटे उनकी क्लास देखते थे, सिर खपा देते, तब जाकर ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, तब जाकर जॉब लगी है। अब इन बच्चों को जाकर पढ़ा के दिमाग ख़राब थोड़ी करेंगे, आराम करेंगे, क्या करेंगे, बाकी ज़िंदगी आराम करेंगे। तो कुछ टीचर भी होते हैं ऐसे जिनको बहुत गंदा लफ्ज़ है, हराम की खाने की आदत होती है। जैसे बहुत से टीचर दुनिया में, बहुत सारे। ठीक है, हालांकि टीचर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये बच्चों की ज़िंदगी संवारने का काम करते हैं, इसलिए हम टीचरों को बुरा भी नहीं कहते। टीचर दुनिया बनाने का, ज़िंदगी संवारने का, देश को अच्छे भविष्य पर लेके जाने का, देश के अच्छे भविष्य का रहनुमा होता है। तो उसकी ज़िम्मेदारी है वो बच्चों में गौर फिक्र करे, उनकी पढ़ाई पर, उनके नैतिक आचरण पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो चाहता हूँ कि सभी उस्ताद अच्छे हों, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। दर्स व तदरीस की तकनीक व आलात में कमी होना। दर्स व तदरीस शैक्षिक शिक्षण में तकनीकी आलात, टेक्निकल चीज़, टूल्स की क्या होती है, कमी होती है। इस वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मान लीजिए बच्चा ब्लैक बोर्ड की चीज़ से नहीं पढ़ पा रहा है, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसे खेल कूद में लगाकर, कार्ड्स के द्वारा, बोर्ड्स के ज़रिए और नई नई चीज़ों के ज़रिए कोशिश की जाए कि वो बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़े। पहले मैं खुद क्या करता था, सिर्फ आवाज़ आती थी, एक स्क्रीन अड़ी रहती थी, मुझे पता था बच्चे बोर हो रहे होंगे। फिर मैंने क्या किया, पेन लिखने से स्टार्ट किया, फिर मैं पेन से लिख के पढ़ाता था, जगह जगह मेरे पेन भी चलते रहते थे, तो बच्चों को उनमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर वो लगा, बच्चों ने कहा डायरेक्टली फेस टू फेस बात हो, तो अब मैं बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास होती है जो आपके सामने से चल रही है, तो
मैं आपके कमेंट का आंसर भी दे देता हूँ, आपके सामने बैठ कर पढ़ा देता हूँ, आपको इसमें और इंटरेस्ट आता है। इससे भी ज़्यादा बेस्ट क्या होता कि एक डिजिटल बोर्ड होता और मैं उस पर लिख कर पढ़ाता आपको, तो आपके लिए और भी ज़्यादा क्या होता, मौसर होता। ये सब चीज़ें पहले लिखाई होती, आपको पढ़ा दिया जाता, और जहाँ पर कुछ समझाने की चीज़ें होती टिक मार्क करके आपको चलते फिरते समझाया जाता, तो आपको और भी ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा प्रभावी होता। तो कुछ चीज़ों की कमी होने से पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोरी रह जाती है, और मेरी पढ़ाने में थोड़ी कमी रह जाती है। मैं खुद काफ़ी बार काफ़ी कमियाँ महसूस करता हूँ कि हाँ, यहाँ पर ये कमी है, लेकिन उस कमी को सुधार कैसे जाए, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी महंगा है, 2 से 3 लाख का प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा मेरे। निसाब का तलबा के मयार से बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा होना। कई बार ऐसा भी होता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा टफ बना दिया जाता है, इतने ज़्यादा टफ चैप्टर्स उसके अंदर डाल दिए जाते हैं जो बच्चों के मयार से बहुत ऊपर चले जाते हैं। जब भी सिलेबस बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चैप्टर बिल्कुल नॉर्मल से हों कि हर बच्चा आसानी से पढ़ ले, कुछ दरमियानी हो कि बच्चा सोच समझ कर सीख कर ढंग से पढ़ सके, कुछ टफ हो कि जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ताकि क्लास के बच्चों का रेशो बन सके कि कुछ चैप्टर ऐसे जो हर बच्चा कर लेगा, कुछ बच्चे ऐसे जो क्लास के कुछ बच्चे कर पाएंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे जो क्लास के सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस इस तरह तैयार किया जाना चाहिए। और कई बार तो सिलेबस इतना टफ बन जाता है कि बच्चों के सारे चैप्टर पर निकल जाते हैं, वहाँ बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, ये जो आरपीएससी का जब सिलेबस चेंज किया गया था 2nd ग्रेड का, तो उनके साथ हुआ था कि पिछले 10-12 साल से, काफ़ी लंबे टाइम से 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी की बुक्स का ही सिलेबस आता था। अचानक से एक दिन सिलेबस चेंज कर दिया गया, और क्या किया, उनको कहा कि बीए का सिलेबस आएगा, और सारा वो एनसीईआरटी सिलेबस हटाकर बीए वाले सारे चैप्टर डाल दिए गए। उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। इससे भी तदरीस में पढ़ने पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ आती है। तलबा का एहसास कमतरी का शिकार होना। एहसास कमतरी दोस्तों कहते हैं अपने आप को हीन भावना जिसे कहते हैं, हीन भावना, बच्चों में हीन भावना का जन्म ले लेना। एक होता है आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ, एक होता है हीन भावना कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, मैं तो बहुत टोड़ हूँ। बच्चा खुद ही मन से बातें सोच लेता है। ये चीज़ भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा कर देती है। तलबा का जिस्मानी इमराज, इमराज जमा है मर्ज की, मर्ज यानी बीमारी। तलबा का जिस्मानी इमराज से मुब्तला होना, जिससे मुकम्मल रुझान की कमी होती है। ज़बान के माहिर असातिज़ा की कमी एक अहम मुश्किलात में से एक है। सबसे ज़्यादा बड़ी कमी जो मानी जाती है कि जब भाषा को पढ़ाया जाए तो इतना इंटरेस्टफुल तरीके से पढ़ाया जाए कि हर बच्चा आसानी से पढ़े। मैं इस बात को ये नहीं कहूँगा कि बड़ा बोल है। अब तक मैंने जितनी भी स्कूलों में पढ़ाया है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है, तो मैंने इस ज़बान को, उर्दू ज़बान को इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ लाइव नहीं रहता हूँ, सिर्फ रिकॉर्डेड रहता हूँ, एक स्क्रीन पर रहता हूँ आपके सामने। आपको मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ाया है, लेकिन जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है वो मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वो दूसरे सब्जेक्ट भले ही कैसे भी पढ़ते थे, अच्छे पढ़ते थे, बुरा पढ़ते थे, खुदा बेहतर जाने, लेकिन वो वेट करते थे कि मेरी क्लास कब आए, मेरा पीरियड कब आए। जैसे मेरा पीरियड लगता था बड़े मज़े के साथ पढ़ा करते थे। उर्दू ज़बान से बहुत ज़्यादा जितनी मोहब्बत मुझे थी, मैंने पूरी मोहब्बत उर्दू ज़बान उनमें डालने की मैंने पूरी कोशिश की। हर बच्चे ने बहुत खुशी के साथ पढ़ा उनको। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि जब एक ज़बान का एक टीचर होता है, ज़बान का नहीं मैं कहूँ, मैथ्स का, साइंस का टीचर भी है, तो उस टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे को, जिस सब बच्चे को पढ़ा, जिस स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा है, वो उस सब्जेक्ट से पूरा कनेक्ट कर सके। जितना लगाव उसे उस सब्जेक्ट से है, बच्चे भी उस सब्जेक्ट से उतना ही लगाव रख सकें। ये क्वालिटी उस टीचर में होनी चाहिए, ना कि उन बच्चों में। बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, यार हिंदी बहुत टफ है, यार इंग्लिश बहुत टफ है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। लेकिन जब ऐसा टीचर मिलता है उनको समझाने वाला, और इस तरह प्यारे बच्चे होते हैं समझने वाले, और टीचर जब उनसे खुश अखलाकी से मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, एक अच्छे तरीके से समझाते हैं, बात को गहराई के साथ समझाते हैं, तो बच्चा आसानी से उनको समझ सकता भी है। उसको भी अल्लाह ताला ने 100 ग्राम का दिमाग दिया है जो आपको दिया है। निसाब की तरतीब व तमद्दुन का मसला भी काबिल ज़िक्र है। निसाब की तरतीब व तदवीन, तमद्दुन नहीं, तरतीब व तदवीन, तमद्दुन सभ्यता होती है, तदवीन उसका अलेख व प्रलेख होता है। तरतीब एक सिस्टमैटिक तरीका, यानी निसाब ऐसा बनाया जाए जो बिल्कुल सिस्टमैटिक हो। पहले आसान चैप्टर, फिर मुश्किल चैप्टर, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर, इस तरह सिलेबस को तैयार किया जाए ताकि साबिका मालूमात आगे से आगे काम आती रहे। तलबा में ज़ब्त व तादीब का मसला, ज़ब्त व तादीब अनुशासन का। जब बच्चे अनुशासित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, जब बच्चों में अनुशासन की कमी होगी तो उनकी पढ़ाई भी हर लिहाज से ख़राब होगी। मुस्तकिल उर्दू तालीम के लिए उर्दू मीडियम स्कूल और कॉलेजों का ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में ख़ासी कमी इस चीज़ की। आज हिंदी मीडियम स्कूल सब जगह मिल जाएंगे,
इंग्लिश मीडियम स्कूल भरमार मिल जाएगी, उर्दू मीडियम स्कूल बहुत कम, यूँ कहें नहीं के बराबर। अगर हम उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना है तो ऐसी स्कूलें होनी चाहिए जहाँ पर उर्दू मीडियम में पढ़े होनी चाहिए, जहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट्स की किताबें भी उर्दू में होनी चाहिए। यहाँ पर एक सवाल आता है, एक सवाल बनता है कि दिल्ली कॉलेज में ज़रिए तालीम किस ज़बान में किया जाता था? तो वहाँ पर दिल्ली कॉलेज की खासियत ये थी, वहाँ पर जो सारी किताबें थी वो सारी की सारी किताबें उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाती थी। दिल्ली कॉलेज में सारी किताबें उर्दू मीडियम में होती थी, यानी सामाजिक पढ़ाई जाती है तो भी किसमें? उर्दू में। गणित पढ़ाई जाती है तो भी उर्दू में। तो गणित का नाम रियाजी है ना, ज़माना है, भूगोल को जोग्राफिया है, तो ये सभी चीज़ें किसमें? उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाती थी। ऐसे कॉलेज स्कूल अब नहीं है, इसलिए ये ज़बान बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है। तलबा और असातिज़ा में यकसानियत का ना होना, कहीं तलबा हैं तो उस्ताद नहीं, उस्ताद है तो तलबा नहीं। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ उर्दू पढ़ाने वाले अच्छे टीचर हैं लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, और ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। अब यूट्यूब पर शजात खान है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, और बच्चे जाते हैं पढ़ने, जहाँ जाते हैं वहाँ बढ़िया टीचर नहीं है। तो इस चीज़ की कमी हमेशा रहती है, ये बैलेंस कभी भी कायम नहीं रह सकता। तो ये बैलेंस की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि जब एक अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको लगता है कि शजात सर बढ़िया पढ़ाते हैं, हमारे समझ में आता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन वीडियोज़ को, उनके लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजें, क्योंकि हर एक बच्चे के घर जाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे पास इसका सोर्स नहीं है कि मैं हर एक बच्चे को जा कह सकूं देखो बेटा मैं उर्दू पढ़ा रहा हूं, आपको कोई कोर्स परचेज़ करने को वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा कोर्स आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और नोट्स वगैरह आप आराम से उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं घर घर जाकर नहीं कह सकता। तो आपका काम है कि आप उन सोर्स को, उन लिंक्स वगैरह को दूसरे सारे ग्रुप्स में शेयर करते, ताकि हर बच्चा आराम से कनेक्ट कर सकता, क्योंकि हर उर्दू पढ़ने वाला बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में कनेक्ट ज़रूर होता है। क्योंकि मेरे पास अब तक भी, अब जब सेकंड ग्रेड में जब 15-20 दिन एग्जाम के रह गए हैं और अब तक भी कहते हैं सर हमें तो अब जाकर चैनल मिला है। अब या तो इसमें दो बातों की कमी है, मैं समझता हूँ कमी उन बच्चों की ही है जिनको चैनल बहुत लेट मिला है, क्योंकि अगर आपने सर्च किया होता यूट्यूब पर उर्दू के नाम से कुछ भी, आप यूट्यूब पर उर्दू के नाम से कुछ भी सर्च करेंगे, कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट में तो नहीं लेकिन तीसरे चौथे पाँचवें नाम के आपको नज़र आ जाएगा। जब आप ढूंढेंगे ही नहीं कोई टॉपिक तो नहीं, क्योंकि कम से कम मैं अपने चैनल पर 700 वीडियो डाल चुका हूँ, 700 वीडियो में कम से कम एक वीडियो ऐसा नहीं जो आपको नज़र नहीं आया। तो ये कमी आप लोगों की है जिन्होंने सर्च नहीं किया, ये आपकी लापरवाही है, मेरी नहीं। इम्तिहान का मुरवजा तरीका जो दुरुस्त और सही नहीं है, मुरवजा जो राइज हो, पुराने तरीके से जो चला आ रहा है सिस्टम, वो तरीका सही नहीं होता अगर, तो भी तदरीस में क्या आती है? तकलीफ़ आती है। ज़्यादातर कुतुब का तलबा के मयार के मुताबिक ना होना, मयार कहते हैं स्टेटस को, लेवल को, कुतुब जमा है किताब की। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जो बच्चों के स्टेटस से, बच्चों के लेवल से क्या है? हाई होती हैं, बच्चों को समझ नहीं पाता है। हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह की इमदाद का ना होना, ये बात मैं सबसे पहले कह चुका था। हमारा प्रशासन वगैरह ऐसा ही है, हमारी राजनीतियाँ ऐसे ही है कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अमन मारवाड़ी में गर्जे करनी पड़ती है, नेवरे खाने पड़ते हैं, साहब उर्दू के लिए पद बढ़ा दो, पद बढ़ा दो, पद बढ़ा दो, 100 बार 200 बार इनको ट्विटर पर डालना पड़ता है, ज्ञापन देने पड़ते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किलों से जाकर उर्दू के पद बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी कमी है, शासन कोई उनकी तरफ से भी क्या कहते हैं कोई अच्छी रुचि नहीं है। मुकालमाती इसबाक का ना होना, मुकालमाती बातचीत करने वाले तबक सबक का ना होना, रोज़गार और मुस्तकबिल से मुतालिक मुलाजमत का अंदेशा होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ सारी समस्याओं की जड़ है ये। अगर उर्दू ज़बान नहीं फली है ना, उर्दू ज़बान नहीं बढ़ी है, तो इसलिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है, घर वाले सोचते हैं बच्चा हिंदी सीखेगा आगे बढ़ेगा, इंग्लिश सीखेगा आगे बढ़ेगा, इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी करेगा, उर्दू सीख के क्या करेगा? उर्दू सीख के क्या काम आएगी? कुछ काम नहीं आएगी। घर वाले ही फोर्स नहीं करते हैं, घर वाले तवज्जो नहीं देते हैं, तो बच्चा को पढ़ते भी नहीं है। और जो टीचर्स होते हैं जो उर्दू सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, मैं उर्दू वाले की बात नहीं कर रहा, जो उर्दू सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं वो भी कहते हैं बेटा कुछ नहीं पढ़ा उर्दू में, तो क्या करोगे उर्दू पढ़ के, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो इस तरह बच्चोबंदिश हो जाता है, हाँ भी हमारे दोस्तों को फ़ायदा होने वाला नहीं, तो हम क्या करें ज़बान को पढ़ के, तो बच्चे धीरे धीरे दूसरी ज़बान लेना शुरू कर देते हैं। उर्दू ज़बान के मकासद की हुसूलियाबी से बेतवज्जोही, उर्दू ज़बान के मकासद की हुसूलियाबी से बेतवज्जोही, उर्दू ज़बान पढ़ाने के लिए जो मकसद तय किए जाते हैं कि ज़बान को क्यों पढ़ाया जाता है, इस ज़बान को पढ़ाने का मकसद क्या है, उस मकसद पर टीचर का खुद का ही फोकस नहीं होता, तो बच्चों को क्या मकसद निर्धारित कर पाएगा। उर्दू ज़बान और अदब के मुतालिक रग़बत और लगाव की कमी, मैं बार बार कह चुका हूँ, रग़बत राग़िब करना, लगाव की कमी, टीचर और बच्चों दोनों में ही इसमें लगाव होना चाहिए। टीचर में लगाव हो ताकि वो बच्चों से लगाव जोड़ सके।
तलफ़ुज़ और तहरीर से मुताल्लिक़ गलतियाँ। तलफ़ुज़ पढ़ने को लेकर, प्रोनाउंस उच्चारण को लेकर, तहरीर यानी लेख को लेकर। जब टीचर ना खुद सही लिख पाएगा, ना उसका खुद का अनुशासन सही होगा, अनुशासन बोले तो उसका उच्चारण सही नहीं होगा, उसका प्रोनाउंस सही नहीं होगा, तो बच्चों को भी ढंग से सही नहीं सिखा पाएगा। और बच्चे अगर बार बार ये गलतियाँ करते हैं पढ़ते समय, लिखते समय, लिखने, भले टीचर ने सब सही लिखाया हो, अब बच्चा खुद ही ना सही बोलता है, ना सही लिखता है, तो ये कमी उसको भी आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी उसके लिए खड़ी कर देती है। उर्दू दर्स व तदरीस से मुतालिक मुश्किलात। और आखिर में है ज़बान की तदरीस से मुतअम्मिल आलात का मौजूद ना होना। एक भाषा को पढ़ाने के लिए किस चीज़ का, किन किन साधनों की ज़रूरत होती है, वो सभी साधन स्कूल में होने चाहिए, ताकि बच्चा आराम से उन साधनों के ज़रिए अच्छी पढ़ाई कर सके। अब मैं समझता हूँ इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की नहीं, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मैं करता हूँ कोशिश करनी चाहिए टीचरों को। सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स की, वो कोशिश करें कि ज़बान को आगे लेकर आएँ। अगर आप ये ज़बान जानते हैं, अच्छी समझते हैं, पढ़ते हैं, तो और पढ़ें और गहरा मुताला करें और अच्छी करें ज़बान को, और कोशिश करें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान की तरफ जोड़ें। क्योंकि अगर आने वाली नस्लें उर्दू को अपनाना छोड़ देंगी तो ये ज़बान धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब ये होगी ना होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, खुदा बेहतर जानता है। हम अपनी तरह से कोशिश करते रहेंगे, इस ज़बान का दामन थामे रहेंगे, इसे आगे बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत, जितनी कोशिशें करनी है अपनी तरफ से करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक हमारे समझ में आ गया होगा, आपके समझ में पूरी बात समझ में आ गई होगी। तदरीस से मुतालिक इससे बाहर कोई सवाल आपका नहीं आएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासें होंगी वो होंगी ग्रामर को लेकर। कोशिश की जाएगी कि अब ग्रामर क्लास आज से शुरू कर दी जाए, नहीं हुई तो ग्रामर क्लासें कल से शुरू की जाएगी। और 2-3 क्लास स्टार्ट करने का मेरा जो मंशा है, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोशिश होगी, जैसे वक्त मिलेगा, इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देने की कोशिश करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक, ज़बरदस्त वीडियो और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।